गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैश बजट। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर है कैश मैनेजमेंट, तो उसके अंदर एक टॉपिक्स है कैश बजट। तो आज की क्लास में हम आपको यही बताएंगे कि कैश बजट बनाया कैसे जाता है। तो कैश बजट का एक पहले आप देख लीजिए फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन में गिवन कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, कुछ रिसीट कुछ पेमेंट दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि आप 3 मंथ या 4 मंथ के लिए कैश बजट बनाकर दिखाओ। तो कैश बजट में हम लोग क्या करेंगे मेनली, ये कॉलम कुछ इस तरीके से होगा पर्टिकुलर, और मान लो 3 मंथ का बनाने बोलेगा तो 3 मंथ का कॉलम बनाएंगे, 4 मंथ बोलेगा तो 4 मंथ और 5 बोलेगा तो 5 मंथ। जनरली 3 मंथ्स का क्वेश्चन आता है। अब इसमें ऊपर लिखेंगे रिसिट, रिसिट में लिखेंगे पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, और नीचे लिखेंगे पेमेंट, पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। टोटल रिसिप्ट ए, टोटल रिसिप्ट बी, और ए में से बी माइनस करेंगे तो पता चलेगा हमारे पास बैलेंस कितना बचा। लेट अस सपोज कि टोटल रिसिप्ट है 1 लाख रुपया और टोटल पेमेंट है 80,000 रुपीज़। तो 1 लाख रुपया आया और 80,000 गया तो कितना बचा, 20,000 रुपीज़। ऐसे फिर ये इस मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और इसी तरीके से अगले मंथ फिर से हम लोग टोटल करेंगे, रिसिट का टोटल करेंगे, पेमेंट का भी टोटल करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कैश बजट बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है, जितना रिसिट हुआ उसको लिखना है, जितना पेमेंट हुआ उसको लिखना है, दोनों को माइनस कर देना है। लेकिन क्या ये सब कुछ नॉर्मल तरीके से दिया हुआ रहता है? नहीं, क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं रहता है कि ओपनिंग बैलेंस, कैश सेल, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये सारी बातें दिया हुआ नहीं रहता है। हमें इसको निकालना पड़ता है कुछ वर्किंग नोट करके। तो इसको हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि दरअसल कैश बजट बनता कैसे। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार में समझ जाएंगे। पहले आप फॉर्मेट लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन करके दिखाते हैं। एक्स कंपनी wishes to arrange overdraft facility with its banker during the period April to June when it will be manufacturing mostly for stocks. Prepare cash budget for the above period from the following data including the extent of bank facilities the company will require at the end of each month. मंथ दिया हुआ है फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का सेल्स है, परचेज है एंड वेजेज दिया हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। बस हमें इस बात को ध्यान रखना है जब भी कैश बजट बना रहे हैं तो कितना पैसा आया और कितना गया, इसको ध्यान रखना है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, उसे समझते हैं। 50% ऑफ क्रेडिट सेल इज रियलाइज इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स एंड द रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। देखिए ये जो लाइन है ना, ये 3 या 4 एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसको समझना। अगर आप इसे समझ गए तो कैश बजट बनाना बहुत ही आसान है। कैश बजट का फॉर्मेट तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ है ही नहीं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, बस इसको देखना है। बट इसको समझने के लिए हमारे पास जो एडजस्टमेंट है उसे समझना होगा। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि 50% ऑफ क्रेडिट सेल, आप जो सेल करते हो, कंपनी जो सेल करती है उसका 50% पैसा कब मिलता है, इन द मंथ फॉलोइंग द सेल। इन द मंथ फॉलोइंग द सेल मतलब जिस महीना सेल हुआ उसका नेक्स्ट मंथ, सेम मंथ में नहीं, जैसे इस मंथ सेल हुआ तो उसका 50% पैसा अगले महीना मिलेगा, एंड द रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। मतलब अगर इस मंथ हमने सेल किया तो उसका 50% पैसा अगले महीना और बाकी 50% पैसा उसके अगले महीना मिलेगा। ये पहला पॉइंट बोल रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो रहा है, देखिए कुछ बातें सीधी सीधी लिखी हुई नहीं रहती, कुछ चीज़ें अपने आप आपको समझना होगा। यहाँ ये बोल रहा है कि आप जो सेल करते हो उसका आधा पैसा अगले मंथ और उसका आधा पैसा उसके अगले मंथ मिलेगा। इसका मतलब है कि हम कैश में कुछ भी सेल नहीं कर रहे, सारा उधार में बेच रहे हैं। तो ये बात आपको समझना होगा। अगर आगे लिखा है तो ठीक है, नहीं तो खुद ही समझना होगा। दूसरा है क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। क्रेडिटर आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। इसका मतलब फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट। क्रेडिटर मतलब होता है हमारा सप्लायर। अगर हम सप्लायर से सामान खरीदते हैं तो उसका पेमेंट फॉलोइंग द मंथ और परचेज, जिस मंथ परचेज की उसका नेक्स्ट मंथ पेमेंट करते हैं। जैसे इस मंथ परचेज के हैं तो उसका पेमेंट अगले महीना करेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक 2 पॉइंट क्या सीखा कि अगर हम सेल करते उधार में क्रेडिट में तो उसका पैसा जो है वो आधा पैसा अगले महीना और बाकी आधा पैसा उसके अगले महीना मिलता है। उसी तरीके से अगर हम परचेज करते हैं अपने सप्लायर से तो उसका पेमेंट जिस मंथ खरीदते हैं उसके अगले महीना पेमेंट करते हैं। और वेजेज आर पेड इन द करेंट मंथ।
वेजेस का जो पेमेंट होता है वर्कर्स को सेम मंथ होता है, जिस मंथ वेजेस दिया है उसी मंथ। एंड कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल का दिया हुआ है एस्टिमेटेड 25,000 रुपीज़। ठीक है, तो आपको बनाना है कैश बजट। तो यहाँ देखिए प्रिपेयर कैश बजट। आइए देखते हैं कैश बजट कैसे बनेगा। यहाँ कौन कौन से मंथ का बनाना है, तो अप्रैल से लेकर जून तक। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ लिखेंगे आप कैश बजट। 3 मंथ का है तो 3 मंथ लिखिए। आप जानते हैं कैश बजट में हमने क्या करना है, पहले रिसिप्ट मतलब पैसे कहाँ कहाँ से आ रहा है उसको लिखेंगे। तो एक बार आप फॉर्मेट देख लीजिए। रिसिप्ट में 3 जगहों से पैसे आते हैं। ओपनिंग बैलेंस मतलब आपके पास पहले से पैसा था उसको। कैश सेल, अगर आपने कोई कैश में मतलब इंस्टेंट पे बेचा है, अभी बेचा पैसा अभी मिला तो उसको कैश सेल बोलते हैं। और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, अगर आपने उधार बेचा है तो कस्टमर से कितना पैसा आया। ये 3 सोर्स होता है जनरली क्वेश्चन में मिलेगा जो पैसे आएंगे। और पेमेंट के लिए जो भी पेमेंट करोगे, जैसे कैश में परचेज किए तो उसको पेमेंट करना होगा सप्लायर को। फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, अगर उधार में खरीदे हैं तो कुछ दिन बाद पेमेंट करेंगे। और कोई अदर एक्सपेंसेस वेजेज वगैरह दिया है तो उसको लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में एक एक करके देखना होगा कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले जब भी बनाओगे तो ऊपर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस आपके पास ये देखो लास्ट में दिया हुआ है, क्वेश्चन में रहेगा कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल इज 25,000। ओपनिंग बैलेंस है 25,000 रुपीज़, इसको लिख देना है। अब नेक्स्ट होता है कैश सेल। तो क्या हम कोई कैश सेल किए हैं, तो इस क्वेश्चन में कोई भी कैश सेल नहीं है। यहाँ पहला ही नंबर पॉइंट में बोला था कि जो आप सेल करते हो उसका 50% पैसा नेक्स्ट मंथ मिलता है और बाकी 50% उसके भी नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब कैश सेल नहीं है, तो कैश सेल रहने देंगे। फिर लिखेंगे रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, और ये हमें वर्किंग में निकालना पड़ेगा क्योंकि रिसिप्ट फ्रॉम डेटर दिया हुआ नहीं है। ओके, देखिए रिसिप्ट फ्रॉम डेटर हम कैसे निकालेंगे। डेटर के लिए क्या रूल लिखा हुआ है कि आप जो सेल करते हो उसका 50% पैसा नेक्स्ट मंथ मिलता है और बाकी 50% पैसा उसके नेक्स्ट मंथ मिलता है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए अब कॉलम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हम फेब का नहीं लिए हैं, मार्च अप्रैल मई और जून तक का लिए हैं। आप चाहो तो फेब का भी ले सकते हो। देखिए इसको समझिए, आप फरवरी में बेचे 1,80,000 रुपये का। फेब में बेचे 1,80,000 रुपया, तो उस मंथ पैसा नहीं मिलेगा आपका, 50% पैसा मिलेगा। फेब के बाद आता है मार्च, तो मार्च में 50% मिलेगा। मतलब 1,80,000 अगर आपने बेचा है तो उसका 50% पैसा कितना होता है, 90,000 रुपीज़। तो 90,000 मार्च में मिलेगा और बाकी 90,000 अगले महीना मतलब अप्रैल में। ऐसे ये बोलना चाह रहा है। फिर उसी तरह से आपने मार्च में जो बेचा तो उसका पैसा मार्च में नहीं मिलेगा, अप्रैल और मई में मिलेगा। तो मार्च में कितना सेल किया है आपने, मार्च में सेल किया 192, तो उसका आधा होता है 96,000। 1,92,000 का आधा होता है 96,000। तो 96,000 पैसा आपको मिलेगा अप्रैल में और 96,000 मिलेगा मई में। ऐसे मार्च के बाद अप्रैल में आपने सेल किया है तो उसका पैसा अप्रैल में नहीं मिलेगा, मई में और जून में मिलेगा। 50%। तो अप्रैल में आपने कितना का सेल किया है, देखिए 1,08,000। 1,08,000 का सेल किया है तो उसका 50% होता है 54,000। तो 54,000 मई में और 54,000 जून में मिलेगा, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इन सब बात को आपको समझना होगा। अप्रैल के बाद मई में जो आपने सेल करा है 1,74,000, उसका 50% होता है 87,000। तो ये पैसा मई में नहीं मिलेगा, जून में मिलेगा, जुलाई में 87,000 और 87,000। बट हमको तो जुलाई का ज़रूरत नहीं है, हमें जानना है कि ये अप्रैल मई और जून में पैसा कितना आया, बस। बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर जून का निकालते हैं तो उसके पैसे जुलाई और अगस्त में मिलेगा। तो हमें तो यहीं तक जानना है, इस 3 मंथ का, अप्रैल में और जून का जानना था कि इस पर्टिकुलर मंथ में कितना पैसा आया।
बस इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है मार्च वाला। तो अब इसको टोटल कीजिए, 90,000 और 96,000 हो जाएगा 1,86,000। अप्रैल में पैसा आया डेटर से, फिर 96,000 और 54,000 हो जाएगा 1,50,000। फिर 54,000 प्लस 87,000 ये हो जाएगा 1,41,000। तो ये आया पर डेटर से कलेक्शन। अब इसको जाके हम फॉर्मेट में लिखेंगे 186,000 150 और 141,000। ठीक है, तो ये था रिसीव फ्रॉम डेटर। और कोई भी सोर्स नहीं है जिससे पैसे आएंगे। सेल हो गया, अब परचेज करेंगे या वेजेस पेमेंट करेंगे तो इसमें पैसे जाएंगे, तो ये पेमेंट में दिखाएंगे इन सबको। इसको कर देना है टोटल, लेकिन अब टोटल अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। इसको डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। अब पेमेंट सेक्शन में देखिए कि पेमेंट कहाँ कहाँ हुई है। तो अब भाई परचेज करेंगे तो पेमेंट होगा, वेजेस देंगे तो पेमेंट होगा। तो परचेज क्या हम कैश में परचेज किए हैं या उधार में, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, क्रेडिटर आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। इसका मतलब है क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं हम जिस मंथ खरीदें उसके नेक्स्ट मंथ। तो इसका वर्किंग चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बनेगा, डायरेक्ट ही बना लेते हैं इसको। अगर आप करना चाहेंगे तो इस तरीके का टेबल बना के कर सकते हैं, बट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ पर लिखोगे पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश सेल नहीं है। कैश सेल मतलब तो जिस मंथ परचेज किए उसी टाइम पेमेंट किए, तो वो तो नहीं है। तो लिखोगे पेमेंट टू क्रेडिटर या सप्लायर भी बोल सकते हैं इसको। देखिए क्या रूल है, क्या बोला है इसके लिए। क्रेडिटर आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट, जिस महीना परचेज किए उसके नेक्स्ट मंथ पेमेंट होता है। तो हमें जानना है ये अप्रैल में और जून में कितना पेमेंट हुआ है, कौन सा मंथ का पेमेंट है वो नहीं देखना है, अप्रैल में और जून, बस ये देखेंगे। कौन सा महीना खरीदे हैं वो जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अप्रैल में कितना पेमेंट हुआ, मई में कितना और जून में कितना पेमेंट हुआ ये देखना है। तो आप समझो इसको। मार्च में आपने परचेज किया था, देखिए मार्च में परचेज किया था 144,000। तो मार्च में जो खरीदे थे उसका पेमेंट हम लोग कब किए होंगे, अप्रैल में। तो इसका मतलब अप्रैल में 144 पेमेंट किए, 1,44,000। उसके बाद अप्रैल में जो खरीदे होंगे उसका पेमेंट हुआ होगा मई में, क्योंकि 1 महीने बाद पेमेंट होता है। मई में जो आपने परचेज किया था उसका पेमेंट जून में हुआ होगा। तो मई में हमने परचेज किया था 2,46,000, तो उसका पेमेंट हम कब किए, जून में 2,46,000। बस जून वाला तो जुलाई में हुआ होगा। तो हमने पता किया कि ये पर्टिकुलर मंथ अप्रैल में और जून में कितना पेमेंट किया टू द सप्लायर, हो गया। तो ये हो गया पेमेंट टू क्रेडिटर। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हो गया और 2 भी हो गया। थर्ड है वेजेज आर पेड इन द करेंट मंथ। जिस मंथ वेजेज का पेमेंट करना है उसी मंथ होता है। तो हमें 3 महीने के जानना है, कौन कौन, अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल में वेजेज पेमेंट हुआ 11,000 रुपया, पेमेंट टू वेजेज, पेमेंट टू वेजेज लिख दो या वेजेज लिख दीजिए। 11, 10 और 15, 11, 10 एंड 15 फिर सेम मंथ बोला है तो जिस मंथ का है उसी मंथ का लिखेंगे। अप्रैल में 11, मई में 10 और फिर 15। ओके, ये पेमेंट हो गया। अब इसको कर दो टोटल, सारा पेमेंट हो गया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश भी दिया हुआ है, हमने लिख लिया है। अब इसको करते हैं टोटल। सभी पोस्टिंग करने के बाद इसको करना है टोटल, पर टोटल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कैसे करना है टोटल। एक ही बार में तीनों मंथ का नहीं करना है, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले अप्रैल का, तो 25,000 एंड 86,000, इसको टोटल करने पर आ रहा है 2,11,000।
144 प्लस 11,000 करेंगे तो आएगा 1,55,000। अब देखिए 2,11,000 पैसा आया और 1,55,000 का पेमेंट हुआ, तो आपके पास कितना बचा? तो इसको बोलते हैं बैलेंस, ए माइनस बी। 2,11,000 माइनस 1,55,000, 56,000 बचा। ऐसे करना है, इतना कैश बैलेंस बच गया। अब ये इस मंथ का जो अप्रैल मंथ के लास्ट में आपके पास बचा है 56,000, तो इस मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इसको उठा के यहाँ पर लिख दो 56,000। अब इसको जोड़ो, 56,000 प्लस 1,50,000, ये हो जाएगा 2,06,000। अब इसको टोटल कीजिए, 243,000 प्लस 10,000, 2,53,000। इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो 2,06,000 में से माइनस करेंगे 2,53,000 तो बचेगा 47,000। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में आंसर आ रहा है क्योंकि 2,06,000 अब माइनस करोगे 253 तो माइनस में आएगा, तो ठीक है माइनस में लिखो 47,000। इसका क्या मतलब होता है, अगर जितना पैसा आया उससे ज़्यादा पेमेंट किया, इसका मतलब आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया, जितना बैलेंस है उससे अगर ज़्यादा पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो आप इस बस नेगेटिव दिखा दीजिए, इसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पर इसको लिखो -47,000। इस मंथ का क्लोजिंग अगले मंथ का ओपनिंग होता है। ऐसे एरो साइन नहीं लगाना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। 141,000 में माइनस कीजिए फिर 47, बचेगा 94,000। और फिर इसको टोटल करो, 246 प्लस 15,000 तो आएगा 2,61,000। अब फिर से इसको माइनस करना, ए में से बी, टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट माइनस कीजिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो 261,000 माइनस करोगे 94,000 में से, तो नेगेटिव में आंसर आएगा 1,67,000। तो इसका मतलब कंपनी ने मई में 47,000 का ओवरड्राफ्ट किया और टोटल ओवरड्राफ्ट है जून का 1,67,000। तो इस तरीके से बनता है कैश बजट। तो आप 1-2 प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में हम ये इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।